हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो आप। फ्रेंड, आज मैं हिंदी का प्रश्न लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर 12 पेपर है। जून 2011 का ये पेपर है और पेपर 1 to 5 क्लास के लिए है। जो कि 1 to 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो इस प्रश्न को देख सकते हैं। और ये पेपर 2 और पेपर 1 जो है हिंदी में लगभग सेम ही पूछा जाता है, तो आप पेपर 2 वाले भी इसे देख सकते हैं। और पेपर 2 के लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो ये जो प्रश्न है 2011 का है, जून का। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा है समय व अवधि पर, तीसरा ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, चौथा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आंसर सी। तो इसका आंसर सी राइट आंसर है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर होती है। तो इसका अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है, समस्याओं का कारणों को सही सही पता करना, उसका निदान करना, तो उपचारात्मक शिक्षा का ये एक पहचान होती है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वह है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। जो भाषा शिक्षण है उसमें पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एकमात्र साधन है, या साध्य है, या साधन है, या फिर अनावश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साधन है। तो भाषा शिक्षण में जो होता है कि पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में कार्य करता है। अगर आप पाठ्य पुस्तक के बिना भी आप सीख सकते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक एक साधन है जिसकी सहायता से भाषा के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में कार्य करता है। तो अगला प्रश्न है आज का 93 प्रश्न है। तो इसमें है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषाई बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयां का सामना करते हैं। जो हिंदीतर बच्चे होते हैं, हिंदीतर बच्चे का मतलब हुआ वो हिंदी के अलावे, तर में से होता है अलावे, तो हिंदी के अलावे जो है बाकी भाषा उसको ज्ञान है। तो वैसे बच्चे को हिंदी की क्लास में कठिनाइयाँ होती है। तो आखिर इसका क्या कठिनाइयाँ जो होती है, इसका सामना कैसे करना पड़ता है, क्यों कठिनाइयाँ होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उसमें अरुचि होती है। तीसरा ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। चौथा ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा के संरचना में अंतर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि जो हिंदी भाषा है और उनकी जो मातृभाषा है उसमें अंतर है, जिसके कारण वो हिंदी भाषा को समझने में क्लास में कठिनाई होती है, क्योंकि हिंदी भाषा उस बच्चे का मातृभाषा नहीं होता है, इसीलिए उन्हें हिंदी भाषा में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है कहानी सुनने से। तो कहानी सुनने से क्या आश्चर्य है। तो कहानी सुनने से पहला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांति से बैठते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं, चौथा ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चौथा ऑप्शन, कि कहानी सुनने से बच्चों का जो होता है कल्पना शक्ति में क्या होता है, विकास होती है, चिंता शक्ति में विकास होता है। कहानी सुनने से एक समय बच्चे क्या होता है, परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उसकी बुद्धि में तीक्ष्ण होती है। अगर कोई बच्चा कहानी सुने तो कहानी में वो खो जाते हैं, फिर क्या है वो सोचने लगते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हो जाती है उनकी वो कहानी सुन के। तो आखिर ये इस तरह से बच्चे जो है एक कंस्ट्रक्टिव थिंकर के रूप में वो
सोचते हैं। अगला प्रश्न है आज का कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो लेखन कौशल, तो कौशल 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें लेखन कौशल की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख जो होता है। तीसरा ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, या चौथा है सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ए नंबर। बच्चों का लेखन शक्ति का हम तभी एक बेहतर विधि हो सकता है जब बच्चे जो है अपने अनुभव से, अपने सोच से, अपने विचार से कोई बात को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करे, तो उसको हम लेखन कौशल कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आज का 96 कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। जो बोलना है वो कौशल में महत्वपूर्ण है, किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तीसरा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। चौथा है मधुर वाणी। तो जो बोलना जो कौशल है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। अगर कोई स्थिति और संदर्भ के अनुसार किसी को बोलकर अपनी बातों को उसको समझा दे, उसकी बातों को दूसरा कोई समझ ले, तो वही एक बोलना एक अच्छी कौशल कहलाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना और बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण अंग है। तो अगला जो प्रश्न है वो है फ्रेंड, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। अगर एक भाषा शिक्षक हैं, आप भाषा पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप भाषा पढ़ा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने का महत्व से परिचय कराना। दूसरा है बच्चों की भाषा को और संचार साधनों के प्रवाह से मुक्त करना। तीसरा ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है। चौथा है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है फ्रेंड कि अगर आप भाषा सिखा रहे हैं तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बहुभाषिक कक्षा के जितने भी विद्यार्थी होते हैं तो उसकी अलग अलग भाषा हो सकती है। तो उसके लिए ये उचित चुनौती है कि हर किसी का भाषा को समझना, फिर उसको व्यक्त करना, फिर उन बच्चों को समझाना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीति तय करना पड़ता है शिक्षक को। आज का अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में 98 का, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो यहाँ जो है प्रतिकूल है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर अनुकूल रहता तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता, तो प्रतिकूल है तो हमको आंसर भी नेगेटिव ही चुनना है। तो पहला ऑप्शन है इसका कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा से ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। दूसरा है भाषा परिवेश से में रहकर अर्जित की जाती है। पिंड समृद्ध माहौल भाषा सीखने के लिए सहायक होती है। तीसरा व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, क्योंकि हमको प्रतिकूल देखना था। तो यहाँ पे सारा जो है अनुकूलित आंसर हैं, क्योंकि भाषा जो है परिवेश से ही सीखा जा सकता है। दूसरा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है। तीसरा है पिंड समृद्ध माहौल, वैसा माहौल जहाँ की भाषा को ग्रहण करने में आसानी हो वहाँ सीखी जाती है। लेकिन
चौथा ऑप्शन जो है यही आंसर होगा, जो कि गलत है, प्रतिकूल है, कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ऐसा नहीं है, यही प्रतिकूल आंसर है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड, वो पूछा गया है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल जो है, अनुकूल नहीं पूछा गया, प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल यही है। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो अनुकूल है। अगला प्रश्न है 99। एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में है और भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। दूसरा है बच्चों को व्याकरण सिखाना। तीसरा है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। और आज चौथा जो ऑप्शन है वह है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में आप भाषा को किस प्रकार सिखाएंगे? तो हम कहेंगे कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करें, बच्चों को बोलने का मौका दें। आप बच्चों को जितना बोलने का मौका देंगे उतना ही उसकी भाषा में क्या होगी? एक सुधार आएगी। अगला प्रश्न है आज का कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो प्राथमिक प्राइमरी स्तर पर होता है, लेवल पर होता है 1 से 5, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ 3 होगा जो उद्देश्य होगा, एक नेगेटिव आंसर हमको चुनना है। तो पहला है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। दूसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तीसरा है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। चौथा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रवेश करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, वर्णमाला को कंठस्थ करना। ये जो है भाषा शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है। आप कंठस्थ वर्ड वैसे भी जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, जो कंठस्थ है वो नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये ऑप्शन जो इसका सही होगा वो होगा बी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो वर्णमाला के जो क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास, साथ में कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, तो ये सारे 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अगला है आज का 101 प्रश्न, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो बच्चा को HW दिया जाता है होमवर्क, कौन सा सत्य है? तो पहला ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऐसा नहीं है, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, अभिभावक को क्यों आप बिजी रखेंगे? तो ये ऑप्शन गलत होगा। अगर दूसरा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये कुछ हद तक सही लग रहा है, फिर आगे भी देख लेते हैं, इससे बेहतर ऑप्शन कहीं हो। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, तो यह जो मात्र लगा दिया है यही नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, तो ये भी नहीं होगा, अति आवश्यक ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कि गृह कार्य जब भी देना चाहिए बच्चों का क्षमता के अनुसार देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे 1 क्लास के हैं या 5 क्लास के, उसको गृह कार्य दे देते हैं। बच्चे अगर 2 क्लास के हैं उसको 1 क्लास के गृह कार्य दे देते हैं, बच्चे अगर 5 के हैं तो 1 के देते। तो बच्चा जिस लेवल का है उसके क्षमता के अनुसार दें। अगर आप उसको हल्का देंगे तो इजी वे में बना लेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे, अगर ज़्यादा कठिन देंगे वो बना नहीं पाएंगे। तो बच्चे का लेवल देखना होगा, उस हिसाब से गृह कार्य दें। अगला प्रश्न है आज का फ्रेंड कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है? तो भाषा के जैसे 4 कौशल हैं, तो जो कौशल अभिव्यक्त करता है वो कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है इसका दोस्तों सुनना और बोलना। दूसरा है बोलना और लिखना। तीसरा है पढ़ना लिखना। और चौथा है सुनना और पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा बी। अगर किसी बात को किसी को समझाना हो, व्यक्त करना हो,
तो आप दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। चाहे तो आप बोलकर उसे व्यक्त कर सकते हैं उस बात को, अन्यथा लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए अभिव्यक्तात्मक जो कौशल है भाषा का वो बोलना और लिखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको असत्य खोजना है। 3 सत्य होगा, 1 असत्य है और असत्य को ढूंढकर उसमें आंसर लगाना है। तो बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चे जो है भाषा का परिवेश में रहेंगे तो आसानी से भाषा सीख सकते हैं। दूसरा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो ये भी सही है। कोई भी बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उसको एक भाषा जरूर आती है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है कि बच्चे जो हैं, बच्चे भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय के प्रचलित भाषा परिवेश के विरोधाभास ही भाषा सीखने के सहायक होती है। तो यहाँ पे जो है कि भाषा जो संकल्पनाओं की विद्यालय में प्रचलित भाषा, जो भाषा विद्यालय में प्रचलित है, वो अगर वो उस परिवेश में विरोधाभास नहीं हो सकता है। जब ही जो लगा दिया है तो ये शब्द नेगेटिव की ओर जाती है और हमको जो आंसर देना है नेगेटिव देना है और सत्य देना है। तो यही आंसर होना चाहिए। अगला भी देख लेते हैं फ्रेंड। तो सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों के अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ये सही है। अगर आप निरर्थक देंगे तो अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा, असत्य होगा, वो होगा सी। अगला प्रश्न है 104 कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा कौशलों के संदर्भ में विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना है। नहीं, भाषा पढ़ना जब भी बल देना है, चारों कौशल अंतःक्रिया संबंधित होते हैं तो चारों क्रिया के देना है। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड कि बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल कर्म से सीखते हैं। तो नहीं, ये कर्म से नहीं सीखी जाती है। ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा देखते हैं, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। अभी मैंने बताया था कि भाषा कौशल चारों क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ये आंसर हो सकता है। फिर भी आगे देख लेते हैं। तो भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा सी। अब इस तरह से आंसर को ढूंढ सकते हैं। जो भी गलत लगे उसको आप गलत टिक करें, जो सही लगे संभावना लगे उसको सही करें। तो जो दो ऐसा आंसर होगा कि आपको लगेगा कि ये दोनों में से कोई होगा, और दोनों में जो सटीक होगा आप उसका आंसर लगा सकते हैं। ये एक तरीका है आंसर को ढूंढने का, और इससे आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं और आपकी समय की बचत होगी। अगला प्रश्न है, पाठ्य में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। जो पाठ्य में चित्र अक्सर दिए जाते हैं बुक में, क्या उद्देश्य है। तो विचारों चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आकर्षक ही नहीं बनते, उससे तो कुछ ज्ञान भी हासिल होती है। चित्र पाठ्य की शोभा बढ़ाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। या चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, क्योंकि चित्र, अगर जो चीज़ आप क्लास में पढ़ा रहे हैं अगर क्लास में वो मौजूद नहीं है तो आप चित्र बनाकर उसे बच्चों को समझा सकते हैं। उस बच्चों को चित्र बनाकर समझा सकते हैं। अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में ये सहायता देती है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। तो इसका
नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक हमारे चैनल को जो भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।